नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैरीसी कैंपस पे। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम स्टैटिक जीके को क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करते हैं। और दोस्तों, मैं जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ ये सभी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना के नहीं लाता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हुए हैं दोस्तों। इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, साथ में ही मैं क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट आपको करवाता हूं। कहने को तो मात्र इस वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कम से कम आपको 200 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर दे के जाऊँगा। और मैक्सिमम 25 से 30 मिनट की वीडियो रहेगी। तो इसलिए दोस्तों अपने चैनल मैरीसी कैंपस से जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो हैं दोस्तों आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी। दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे? ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे आनंद। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और हाई कोर्ट हैं जिसके हमें चीफ जस्टिस याद होने चाहिए, जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बात करें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रहेंगे आपके पंकज मित्तल। पंकज मित्तल। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट के रहेंगे एस मुरलीधर। एस मुरलीधर। उसके बाद दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहेंगे मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। दोस्तों, मैं से मध्य प्रदेश और मैं से मोहम्मद रफीक। इसके अलावा दोस्तों बात करें मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के रहेंगे संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के रहेंगे सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया। इसके बाद दोस्तों सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट के रहेंगे जितेंद्र कुमार महेश्वरी। जितेंद्र कुमार महेश्वरी। तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट के रहेंगे हेमा कोहली। दोस्तों, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना। अब तो ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी, लेकिन दोस्तों हफ्ते 10 दिन के बाद ये चीज़ें आपके माइंड से बिल्कुल साफ हो चुकी होंगी। तो इसलिए दोस्तों नोट्स बनाना और बार बार इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कुछ बच्चों की सोच ये होती है दोस्तों कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएं जो कि आज तक किसी ने देखे ना हो। भाई, एग्जामिनर भी यहीं से क्वेश्चन पढ़ के जाता है, वो भी इन्हीं से एग्जाम बनाता है। तो उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, वो एग्जाम से भटकाने वाली चीज़ें होती हैं। इस सीरीज से जुड़े रहना, आपको यूं के यूं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ हाई कोर्ट हैं जिनके चीफ जस्टिस आपको याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ अफ्रीका की 2 लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम बताइए। साउथ अफ्रीका की 2 लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबंद देश बताइए कौन से हैं? बताइए दोस्तों कमेंट के अंदर। देखें आपको कितना क्या आपने आज तक पढ़ा हुआ है, टेस्ट भी हो जाएगा साथ के साथ। साउथ अफ्रीका की 2 लैंडलॉक्ड कंट्री, साउथ अफ्रीका की 2 लैंडलॉक्ड कंट्री। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों लैंडलॉक्ड क्या होता है। लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है जैसे कि दोस्तों ये कोई देश है, इसकी चारों ओर से जो बॉर्डर है वो सथल से लग रही है, लैंड से लग रही है। यानी कि इसकी बॉर्डर का कोई भी पार्ट समुद्र से टच नहीं हो रहा है, उसे बोलेंगे लैंड लॉक्ड यानी कि भू आबंद। भू
आबंद देश। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की दो पूछी हैं, एक है जी बोलीविया और पराग्वे, ये दो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम क्या है? कजाकिस्तान। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कजाकिस्तान की कैपिटल बतानी है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान है। अब क्वेश्चन ये आता दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पूरे विश्व के अंदर कितनी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं? वो है जी 47 देश हैं जिनकी बॉर्डर समुद्र से टच नहीं होती। ठीक है, 47 देश हैं ऐसे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर बहादुर देवबा। थर्ड क्वेश्चन है शेर बहादुर देवबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शेर बहादुर देवबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं जी नेपाल के। अब बात आती है शेर बहादुर देवबा ने केपी शर्मा ओली को रिप्लेस किया है। केपी शर्मा ओली को इनकी पार्टी से निकाल दिया गया था, तो अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं जी शेर बहादुर देवबा। दोस्तों बात आई है नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू जो है इनकी राजधानी है। मुद्रा की यदि बात करते हैं, यहाँ पे नेपाली रूपी मुद्रा चलती है, नेपाली रूपी यहाँ पे मुद्रा चलती है। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा जी साइरस पूनावाला को जो है सम्मानित किया जाएगा। साइरस पूनावाला कौन है? ये संस्थापक हैं जी, फाउंडर हैं किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये क्या है? फाउंडर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और दोस्तों जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कोविशील्ड का निर्माण कर रही है, कोविशील्ड का। और दोस्तों इस पुरस्कार के तहत, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए की राशि। 1 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य के अंदर है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य के अंदर है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य के अंदर है? तो ये रहेगी जी तमिलनाडु के अंदर। और ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम, इनका आयोजन किया जाएगा जी पंचकुला कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। ठीक है,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा के अंदर किया जाएगा। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर आयोजित किए गए थे नई दिल्ली के अंदर, 2019 के अंदर आयोजित किए गए थे पुणे महाराष्ट्र के अंदर, और 2020 के अंदर जो है आयोजित किए गए थे गुवाहाटी असम के अंदर, गुवाहाटी असम के अंदर। दोस्तों कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि असम की कैपिटल गुवाहाटी है। नहीं, ये असम की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, जबकि असम की कैपिटल तो क्या है, दिसपुर है। लेकिन दोस्तों गुवाहाटी है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बार ये चीज़ें पढ़ने को मिली होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजित किया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया गया है जी अकीतम नंबूदरी को। अकीतम नंबूदरी को इससे नवाजा गया है, अकीतम नंबूदरी को, जो कि मलयालम भाषा के क्या हैं, कवि हैं। और ये बात आती है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1965 के अंदर। सबसे पहले किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था। और ये भी दोस्तों क्या थे, मलयालम भाषा के ही कवि थे। ठीक है, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीतम नंबूदरी को दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। 1965 में शुरुआत हुई, जी शंकर कुरूप को सबसे पहले दिया गया था, और ये भी मलयालम भाषा के ही कवि थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है जी 2 फरवरी को। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब बात आती है दोस्तों 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता? 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर एक जगह है रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, जहाँ पे दोस्तों ये कहा गया था कि जो भी पूरे विश्व की वेटलैंड हैं उनके संरक्षण के लिए हर देश काम करेगा। तो ये कहाँ पे हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये हुआ था जी ईरान के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2 फरवरी 2021 की थीम बताओ क्या रहेगी? ये रहेगी वेटलैंड्स एंड वाटर। और 2020 की भी थीम पूछ सकता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, जैसे कि अब HSSC के एग्ज़ाम के अंदर कई क्वेश्चन 2020 से पूछे गए थे। तो इसलिए दोस्तों आपको पिछले करंट अफेयर भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 2020 की थीम रहेगी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ जी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को। ये क्वेश्चन HSSC अभी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उनके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो हैं, अध्यक्ष कौन है इसके? अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा एट प्रेजेंट इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी G20 की 2020 में अध्यक्षता किसने की? G20 ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20। ठीक, 2020 के अंदर इसकी बैठक आयोजित कहाँ पे हुई थी? सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो है इसकी बैठक आयोजित हुई थी। 2021 के अंदर इसकी बैठक जो है आयोजित होगी इटली के अंदर। भारत इसकी बैठक का आयोजन करेगा 2023 के अंदर, अपना देश भारत जो है इसका आयोजन करेगा। अब बच गया क्या? 2022 के अंदर इसकी बैठक होगी इंडोनेशिया के अंदर,
इंडोनेशिया के अंदर जो है इसकी बैठक का क्या होगा, आयोजन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? वो हैं चंद्रानी मुर्मू। इनका संबंध कहाँ से है? चंद्रानी मुर्मू का संबंध है उड़ीसा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारत को सबसे पहला मेडल किसने दिलवाया? ओलंपिक 2020 में भारत को सबसे पहला जो मेडल है वो दिलाने का काम किया है मीराबाई चानू ने। सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी के अंदर? 49 किलो की कैटेगरी के अंदर। 49 किलो की कैटेगरी के अंदर मीराबाई चानू ने भारत को सबसे पहला मेडल दिलाने का काम किया है। अब बात करते हैं कि ओलंपिक 2020 कब हुए हैं? 2021 के अंदर हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? जापान की कैपिटल टोक्यो के अंदर हुए हैं। ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? वो है मणिपुर से इनका संबंध है। और मणिपुर के अंदर भी बात करें तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के अंदर जो है वो इसका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? मल्लिकार्जुन मंदिर ये है जी श्री सेलम आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो क्या है? मल्लिकार्जुन मंदिर है। भारत के अंदर टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12, जिनमें से मल्लिकार्जुन मंदिर भी एक ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किन देशों के अंदर है? गोबी मरुस्थल है चाइना और मंगोलिया के अंदर। चाइना और मंगोलिया के अंदर है। तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग, जबकि मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। तो गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का गठन कब हुआ? और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म तब तक कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन कब हुआ? 6 जून 1997 को। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का गठन हुआ। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक बार फिर से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 2018 से इसकी जो चेयरमैनशिप है वो है श्रीलंका के पास। और एट प्रेजेंट इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम जो हैं वो इसके एट प्रेजेंट क्या हैं? सेक्रेटरी जनरल हैं। अब बात आती है बिम्स्टेक के 7 देश मेंबर हैं। 7 देश। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक जो है वो है MBBS टिन याद हो गया तो 7 देश इसके मेंबर जो हैं वो याद हो गए। M से रहेगा म्यांमार, B से बांग्लादेश, और B से भूटान, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, I से अपना देश भारत, और N से नेपाल। ठीक है, MBBS टिन। M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, I से इंडिया और N से नेपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी
समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? भारत के अंदर सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है वो किस राज्य की है? और इसके साथ ही हम कवर करेंगे सबसे कम समुद्री तट रेखा किस राज्य की है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वो है गुजरात की। कितनी है? 1214.6 किलोमीटर। इसके अलावा सेकंड पे बात करें तो वो है तमिलनाडु की। कितनी? 980 किलोमीटर। थर्ड पे बात करें तो आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर डाउट हो सकता है, तो आंध्र प्रदेश की से 10 कम है, 970 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं सबसे कम समुद्री तट रेखा है वो है गोवा की। कितनी है? 101 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? ये है अजमेर। और अजमेर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था, ठीक है। और वो अक्सर यहाँ पे इनके मकबरे के दर्शन के लिए अक्सर यहाँ पे आया जाया करते थे। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है बताना है किन्होंने इनके मकबरे का निर्माण किया था। और ये सूफी संत थे, सूफी संत थे, काफ़ी फेमस सूफी संत थे ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम को आयोजित करने वाला देश बताओ कौन सा है? वो है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने 5 बार इस गेम को आयोजित किया है। 2018 के अंदर जो है पिछले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जो कि कहाँ पे हुए थे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे, गोल्ड कोस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे बात करें कनाडा। कनाडा कितनी बार जो है इसको आयोजित कर चुका है? वो कर चुका है 4 बार। उसके बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कर चुका है जी 3 बार। और अपना देश भारत भी इसको आयोजित कर चुका है 2010 के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। भारत ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम को 1 बार ही होस्ट किया है। अब देखो दोस्तों 2018 के अंदर हुए थे, ये हर 4 साल के बाद होते हैं। इसका मतलब अगली साल नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो है अगले कॉमनवेल्थ गेम होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब के अंदर होने वाला रोग। सेब के अंदर, ये सेब में होने वाले कुछ रोग मैं आपको लिखवा रहा हूँ। फायर ब्लाइट जो है ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, फायर ब्लाइट। इसके अलावा दोस्तों कुछ और रोग हैं, जैसे कि 3 और रोग हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कोरक स्पॉट, कोरक स्पॉट और ब्राउन हार्ट। और एक रोग और है जो कि क्या है? बीटर पिट, ठीक है। ये 4 रोग हैं जो कि सेब के अंदर होने वाले हैं। फायर ब्लाइट है, कोरक स्पॉट है, ब्राउन हार्ट है और बीटर पिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कब हुआ और भारत के किस राज्य के साथ इसका संबंध है? मोपला विद्रोह जो है ये हुआ 1921 के अंदर। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। भारत के किस राज्य के अंदर हुआ? केरल के अंदर हुआ। मोपला विद्रोह का एक नाम और है मालाबार विद्रोह। क्या है? मालाबार विद्रोह, ठीक है। और एक उपन्यास भी है इससे रिलेटेड जिसका नाम है मोपला उपन्यास। मोपला उपन्यास। और मोपला उपन्यास की जो रचना की है वो की है विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 के अंदर, केरल से इसका संबंध है। मोपला विद्रोह का दूसरा नाम मालाबार विद्रोह, ये किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। और मोपला उपन्यास की रचना किसने की है? विनायक दामोदर सावरकर ने। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पाने के लिए अपने चैनल मेरिसी कैंपस से जुड़े रहना।
अगर आपने अभी तक मेरिसी कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।